पृथ्वी पर सूर्य से गर्मी आती है। सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनमें से ज्यादातर रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस इस गर्मी को रोक कर रखती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाती हैं। वातावरण में इन गैसों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर फंसी रह जाएगी। यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें वातावरण से ये कार्बन वापस खींचना होगा। कार्बन को खींचने की एक बहुत जावड़ टेक्नोलॉजी प्रकृति ने बना रखी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपने काम के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन निकाल कर देते हैं। करीब 40 साल पहले शुरुआती सेलफोन्स बाजार में आए और तभी से इन्हें खतरनाक बताने वाले दावे चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस चर्चा के मूल में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी कुछ किरणें एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाती हैं तो हम कहते हैं विकिरण हो रहा है, उस जगह से रेडिएशन निकल रहा है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती हैं। फिजिक्स का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और 5G को यही बात बाकियों से अलग बनाती है। अब तक 2G, 3G, 4G में हम जिन तरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे, 5G में उनके साथ उससे कई गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों का इस्तेमाल होगा। इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की बदौलत 5G में तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसका एक और मतलब ये भी है कि इन तरंगों की ऊर्जा पहले से कई गुना ज़्यादा होगी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण। Impacts of radio frequency electromagnetic field from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem, a review। इसमें जानवरों और पेड़ पौधों के ऊपर फोन से निकलने वाले रेडिएशन का असर समझने की कोशिश की गई। इस रिव्यू में पंजाब यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का जिक्र है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज ने चिड़िया के अंडों को निगरानी में रखा। उन्होंने पाया कि सेल फोन के रेडिएशन से महज 5 से 30 मिनट का एक्सपोजर मिलने पर चिड़िया के अंडों पर बुरा असर पड़ रहा है और उन पक्षियों के बिहेवियर में भी कई बदलाव देखे गए। कई स्टडीज बताती हैं कि रेडियो तरंगों के दखल से घुमंतु पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। यही बात मधुमक्खियों और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के लिए भी कही जाती है। कुछ रिसर्च पेपर्स मोबाइल रेडिएशन के कारण पेड़ पौधों में होने वाले नुकसान को सामने रखते हैं। ये सभी पक्षी, कीड़े और पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। 5G के खतरों की सबसे चर्चित तस्वीर है पक्षियों की मौत से जुड़ी। मृत पक्षियों का झुंड दिखाकर यह दावा किया जाता है कि 5G की टेस्टिंग के चलते इन पक्षियों की मौत हो गई। कई ट्रस्टेड एजेंसियों के फैक्ट चेक में पाया गया कि इन पक्षियों की मौत का 5G की टेस्टिंग से कोई नाता नहीं है, ये फर्जी है। देखो, ये वाली बात तो एकदम झूठ है, पक्षियों के मरने वाली। लेकिन क्या 5G से पक्षियों को कोई भी खतरा नहीं है? WHO की वेबसाइट पर 5G के हेल्थ रिस्क को लेकर लिखा गया है कि आज तक इतनी रिसर्च के बावजूद वायरलेस टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर से किसी हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव को नहीं जोड़ा जा सका है। लेकिन 5G को लेकर इतना कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज की इंडिपेंडेंट रिसर्च की फंडिंग बहुत कम है। ये बात WHO और दूसरी विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थाएं भी स्वीकार करती हैं कि 5G के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पर बहुत सीमित रिसर्च मौजूद है। इसकी बेहतर समझ बनाने के लिए हमें और बेहतर रिसर्च की जरूरत है। क्या ये हमारे ऊपर किए जा रहे एक मास एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं है, जिसके बारे में अधिकतर वैज्ञानिक ये दावा ठोक कर नहीं कह सकते कि वे 5G और दूसरी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं और ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह सेफ है। इसलिए दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी सरकार से ये अपील की है कि जब तक हम 5G के बारे में पक्की समझ नहीं बना लेते, हमें इसके रोल आउट पर कुछ देर के लिए रोक लगा देनी चाहिए। 2019 में इंडिया से भी कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने की मांग की। इनमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 पूर्व सचिव, IIT और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों के नामी प्रोफेसर्स और विशेषज्ञों के नाम शामिल थे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करने वाले, जबरन दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले फर्जी वैज्ञानिक नहीं हैं। ये इस फील्ड में काम कर रहे मकबूल लोग हैं और इनकी चिंताएं पूरी तरह जायज़ हैं। हो सकता है कि आगे रिसर्च में कोई मेजर खतरा सामने ना आए, लगे कि ये सब फालतू चीज़ें थी, लेकिन एक आध भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत हुई तो आप सोचिए ये कितना बड़ा मास ब्लंडर होगा। सेलफोन्स के कैंसर होने का दावा दशकों पुराना है और शुरुआत से ही ऐसे दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। लेकिन एक दशक पहले इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। 2011 में WHO ने सेल फोन रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक श्रेणी में रख दिया। इस घोषणा के बाद पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इस टर्म के कई मतलब निकाले गए।
एक तरफ कुछ लोगों ने मजबूत दावा किया कि सेल फोन से कैंसर होता ही है, ये पक्की बात है। दूसरी तरफ इस WHO के कदम की आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि कैंसर के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण न होने के बावजूद WHO ने यह ऐलान कर दिया। इससे लोगों में जबरन डर का माहौल पैदा हो रहा है। हर तरह का रेडिएशन खतरनाक नहीं होता है। कोई भी रेडिएशन खतरनाक है या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रेडिएट होने वाली तरंगों का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर मुख्यतः उनकी फ्रीक्वेंसी से तय होता है। हमारे आसपास कई फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं और इन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करने के लिए उन्हें अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी के इस वर्णक्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग क्लास में रखा जाता है, इसी तरह वेव्स को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांटा गया है। इनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है रेडियो वेव्स, उससे बड़ी होती है माइक्रोवेव्स और उससे इंफ्रारेड वेव्स, और इनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है विजिबल लाइट वेव्स। जो रोशनी की किरणें हमारी आंखों के भीतर जाती हैं वो है विजिबल वेव्स। विजिबल से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। इनके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो और हिस्सों में बांट दिया गया है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे स्कूल में बड़ी कक्षाएं हाई स्कूल में आती हैं और छोटी कक्षाएं प्राइमरी स्कूल कहलाती हैं, तो उसी तरह इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सभी कक्षाओं में भी जो बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं और जो छोटी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये भयानक ऊर्जा वाली तरंगें अणुओं परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकने की औकात रखती हैं, और जब भी किसी स्टेबल अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो बागी हो जाता है। इस बागी अणु या परमाणु को आयन कहा जाता है। आयन, यहीं से टर्म्स निकल कर आती है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। सूर्य की किरणें भी नॉन आयोनाइजिंग वेव्स ही हैं और वो हमारे शरीर को गर्म करती हैं। यही काम 5G की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें भी कर सकती हैं। इसमें दिक्कत यह है कि 5G में इतने बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल तरीके से ये तरंगें हर जगह मौजूद रहेंगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तो हमें कैसे पता इनका हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होगा। कई जगहों पर मिलिट्री ने ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिनसे इन तरंगों के जरिए लोगों को बहुत दूर से जलाया जा सकता है। यूएस मिलिट्री ने 95 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऐसा ही एक कॉन्टैक्टलेस हीटिंग डिवाइस टेस्ट किया। इससे दूर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने से बड़ा सारा ओवन या चूल्हा खोल दिया है। और ये तो टेस्टिंग के लिए कम पावर और कम एक्सपोजर वाला डिवाइस था। अगर मिलिट्री अपने पर आ जाए तो इन तरंगों की मदद से लोगों को जलाया भी जा सकता है। ऐसे में जब बताया जाए कि 5G में बीम फॉर्मिंग नाम की टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसमें तरंगों को सभी दिशाओं में ना छोड़कर उन्हें फोकस करके आपके फोन तक भेजा जाएगा, तो ये लोगों को सुनने में डरावना लगता है। लेकिन इस बारे में विशेषज्ञों का कहना यह है कि ट्रांसमीटर्स के पास उतनी पावर ही नहीं होगी जिससे सिग्निफिकेंट हीटिंग या ऐसा कुछ डैमेज किया जा सके। इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये गर्मी वाला विषय भी बेबुनियाद है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि 5G की फ्रीक्वेंसी 3G 4G से भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। ऐसे तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी भी इन सब रेडियो वेव से बहुत ज्यादा है। तो इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि 5G की तरंगें हमारे DNA से अणुओं परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती हैं और इस तरह कैंसर का कारण बन सकती हैं। चूहों पर और दूसरी कई ऐसी स्टडीज हैं जो ये दावा करती हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये वाला रेडिएशन अपने DNA में मौजूद परमाणुओं में बगावत कर देता है और वहीं से कैंसर और तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। इन्हें कैंसर, ट्यूमर, मेंटल डिसऑर्डर, नपुंसकता, प्रेगनेंसी, इस तरह की कई चीज़ों के लिए खतरा बताया जाता है। जब जब हमारे समाज ने इन संदेहवादियों की बात को अनसुना किया है, तब तब हमें महामारी, क्लाइमेट चेंज और तमाम आपदाओं से जूझना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में आर्कटिक पर मौजूद बर्फ बुरी तरह पिघल रही है। साल 2020 में आर्कटिक की सी आइस में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में बड़े बड़े शहर डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते समुद्र स्तर के चलते 2050 तक जकार्ता और कोलकाता जैसे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। इस सदी के अंत तक मुंबई जैसे शहर भी डूब चुके होंगे। कारण के साथ साथ हमने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटना भी शुरू कर दिया। पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा महासागरों से पानी से भरा हुआ। कार्बन स्टोर करने के मामले में समुद्र बहुत कारगर होते हैं। दुनिया के महासागर कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं। पानी के भीतर मौजूद बायोमास जैसे पौधे, मछलियां और अन्य स्तनधारी जीव समुद्र तल के नजदीक खेलते कूदते रहते हैं। ये बायोमास वातावरण से अच्छा खासा कार्बन बटोरता है
और मृत्यु के बाद इनके अवशेष समुद्र की गहराई में दफन हो जाते हैं। इनके साथ कार्बन की भारी मात्रा भी वहां दबकर रह जाती है। लेकिन मानव गतिविधियों के चलते इन महासागरों के इकोसिस्टम की ऐसी तैसी हो रखी है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो चुके हैं और कई इलाकों में ये अत्यधिक एसिडिक हो चुके हैं। इससे वहाँ का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब ये अच्छे खासे फलने फूलने वाले महासागर